Welcome students to the Chemistry Alchemical Load. This channel is all about NEET, JEE and Olympiads. So in this lecture, we are going to discuss about the mole concept. Mole concept NEET, JEE, NSCJS और ऐसे सारे ओलंपियाड्स जहाँ पर केमिस्ट्री का एक अच्छा वेटेज है, मोल कंसेप्ट का एक अच्छा वेटेज है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है. सो प्लीज़ पूरे वीडियो को आप सही से देखें, हर चीज़ को नोट डाउन करें और जहाँ भी आपको लग रहा है कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में आप मेरे से वो पूछ सकते हैं. सो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट मोल, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, मास परसेंटेज, परसेंटेज कंपोजिशन, स्टाइशियोमेट्री, एम्पिरिकल फार्मूला, लिमिटिंग रिएजेंट, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज यील्ड एंड विल प्रैक्टिस डिफरेंट न्यूमेरिकल्स. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज मोल. व्हाट इज मोल? मोल बेटा एक मेजरिंग यूनिट है. मोल क्या है? इज अ मेजरिंग यूनिट in which we measure large numbers of small particles like atoms, molecules, ions, electrons. ये सारे इनका साइज बहुत छोटा होता है, प्लस दे आर वेरी लार्ज इन नंबर. सो दैट्स व्हाई ऐसे ही यूनिट्स को मेजर करने के लिए वी नीड मोल. So the value of mole is 6.022 into 10 to the power 23. अब इसका मतलब क्या है? देखो बेटा, जैसे वन डजन हैज 12 ऑब्जेक्ट्स, 12 यूनिट्स और 12 थिंग्स. फॉर एग्जांपल, लेट्स से आपके पास वन डजन मैंगोज है, सो दैट मीन्स आपके पास 12 मैंगोज हैं, 12 यूनिट्स ऑफ मैंगोज. सिमिलरली, वन मोल का मतलब है कि आपके पास अगर वन मोल है, दैट मीन्स यू हैव 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 यूनिट्स और पार्टिकल्स. अगर एटम्स में बात करें तो एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में बात करें तो मॉलिक्यूल्स में, आयंस में अगर हम बात कर रहे हैं तो आयंस में. सो दिस इज मोल. मोल में आपको क्या याद रखना है? इट इज अ मेजरिंग यूनिट फॉर वेरी स्मॉल साइज पार्टिकल्स and its value is given by Avogadro. That's why this unit is called as, this number is called as Avogadro number and denoted by Na. Now, the next thing is why do we need mole? सो जो हमारे एटम्स होते हैं, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत स्मॉल होते हैं इन साइज. जैसे द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इज 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -24. अब इसका मतलब क्या है कि 1.67 को 10 की पावर 24 से हम डिवाइड करेंगे, तब जो अमाउंट आएगा वो है मास ऑफ हाइड्रोजन ऑफ वन एटम. आप सोचो 10 की पावर 24, दैट मीन्स 1.67 को 24 जीरो से जब आप डिवाइड करेंगे तो सोचो कितना स्मॉल नंबर आएगा, है ना. सो टू काउंट और मेजर दिस स्मॉलर क्वांटिटीज वी नीड मोल, and without mole it is impossible and very difficult to find the exact quantity. Clear? Next thing is how to find mole. सर कोई फॉर्मूला है या कोई ऐसा वे है जिससे हम मोल्स फाइंड कर पाए? सो मोल इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन. जहां पर भी आपको स्मॉल एन दिखे दैट मीन्स वो मोल है मेजरली. सो देर आर थ्री formulas. The first formula is when given weight is there and you have to divide by molar mass. So mole is equals to given weight by molar mass. The second formula is number of molecules divided by Avogadro number. And the third formula is given volume divided by 22.4 liters. अभी जो गिवन वॉल्यूम है ये होना चाहिए एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पर, और सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे. ठीक है. सो दिस आर द थ्री फॉर्मूलाज जिनके थ्रू हम मोल्स फाइंड कर सकते हैं. क्लियर हुआ? सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और एल्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. देखो बेटा, अगर आपको नोट्स बनाने हैं, नोट डाउन करना है चीज़ें, तो प्लीज़ क्या करें, इधर यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और वीडियो को पॉज करें और अपनी कॉपी में नोट्स बना लें. नोट मेकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल थिंग हमारी प्रिपरेशन के लिए.
सो आप जब तक खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे, खुद के नोट्स से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। सो जस्ट रिमेंबर दिस। आगे डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। सो फर्स्ट टाइप के फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। 36 ग्राम H2O है, वाटर है, उसमें कितने मोल्स प्रेजेंट है वो हमें फाइंड करना है। सो बिल्कुल कर सकते हैं हम। सो सॉल्यूशन फॉर वन लिखेंगे n इज इक्वल्स टू गिवन वेट बाय मोलर मास। गिवन वेट कितना है बेटा? 36 ग्राम। H2O का मोलर मास कितना होता है? 18। सो 18, सो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 मोल्स। सो यहाँ पर कितने मोल्स प्रेजेंट है? 2। बहुत बेसिक क्वेश्चन। अब बेटा एक और चीज याद रखो, एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम में क्या होगा, इस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे टू सॉल्व डिफरेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो हर बेसिक चीज हमें आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4। सेम, n इज इक्वल्स टू गिवन वेट कितना है? 49 ग्राम सर। H2SO4 का मोलिकुलर वेट 98, सो 98 ग्राम। कैसे कैलकुलेट किया? 2 मोल्स ऑफ H प्लस S प्लस 4 ऑफ O, एटम सॉरी। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 60। तो 64, 32 एंड 2, तो ये 98 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, एन की वैल्यू हो गई 0.5, तो इसका आंसर होगा 0.5 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 3.011 into 10 to the power 23 molecules of CO2। तो ये जो गिवन डेटा है ये है बेटा हमारा n, मतलब नंबर ऑफ मोल्स। अब इस n को हम डिवाइड किससे कर देंगे? एवोगैड्रो नंबर से। सो लिखेंगे n, कैपिटल n क्या है? 3.11 10 to the power 23 डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 to the power 23। अब ये क्या होंगे बेटा? दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे 1/2 के फॉर्म में, तो n की वैल्यू आ गई 1/2 विच इज 0.5 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का है, यह है हमारा n, गिवन मॉलिक्यूल, इसको डिवाइड करेंगे n से। सो 6.022 into 10 to the power 22। सो डायरेक्टली आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 60 है, 6.022 into 10 to the power 23। आगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या है? 6.022 10 to the power 23, तो आएगा 1। सो आंसर होगा यहाँ पे 1 मोल इज प्रेजेंट। क्लियर? चलिए और आगे डिस्कस करते हैं। गिवन वॉल्यूम पर बेस्ड है ये। सो गिवन वॉल्यूम में 11.2, इसको डिवाइड कर देंगे 22.4 से, 1/2 इज इक्वल्स टू 0.5 मोल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस करने से आपका बेसिक स्ट्रांग होगा बेटा। सेम क्वेश्चन 67.2, तो इसको 22.4 से डिवाइड कर देंगे, ये जाएगा अराउंड 3 टाइम्स। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 3 मोल। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं मोल एंड नंबर ऑफ एटम्स। सो एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूल्स इनटू नंबर ऑफ एटम्स। जैसे 1 मोल H2O में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है? सो इट हैज 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ H2, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। सो अगर टोटल एटम्स फाइंड करना है, सो टोटल 3 एटम्स है, इंटू मोल कर दो। मोल की वैल्यू कितनी है? 6.022 10 to the power 23। तो इसको आप करेंगे तो आएगा 18.066 इंटू 10 to the power 23। बहुत बेसिक कंसेप्ट है ये। नेक्स्ट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है? एक सिंगल एटम का जो मास होता है वो एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास को जनरली हम मानते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो किसी भी एलिमेंट में जितने भी न्यूट्रॉन हैं और जितने भी प्रोटॉन्स हैं, उन सभी को जब आप ऐड कर देंगे तो आपका एटॉमिक मास आ जाएगा। जनरली एटॉमिक मास को हम मेजर करते हैं AMU में और U में।
व्हाट इज एमयू? एमयू इज एटॉमिक मास यूनिट। एमयू इज एटॉमिक मास यूनिट। और यू है आपका यूनिफाइड मास। यू क्या है बेटा? आपका यूनिफाइड मास। तो हम क्या करते हैं, कार्बन 12 एक एटम है, उसका 1/12 मास, कितना मास बेटा? 1/12 मास को कंपेयर करते हैं विद द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो जिसके थ्रू हमें मिल जाता है एटॉमिक मास, और उसी एटॉमिक मास को हम एएमयू या यू से डिनोट करते हैं। ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 1, बट इसका एटॉमिक मास कितना है? 1.008। सो कैलकुलेशन के लिए हम इसको 1 यूज कर सकते हैं। हीलियम का 2 है तो कैलकुलेशन के लिए 4 यूज कर लेते हैं, ऐसा। क्लियर? नेक्स्ट इज ग्राम एटॉमिक मास। अब जो एटॉमिक मास हमने डिस्कस किया था अभी, उसको अगर हम ग्राम्स में शो कर देंगे तो हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। जनरली इसको GAM भी बोलते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए। ग्राम मोलिकुलर मास ये भी सेम है। वहां पर एटम का हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे मॉलिक्यूल का है। जैसे H2SO4, इसका ग्राम मोलिकुलर मास निकालना है, तो उसका टोटल मास निकाल लेंगे, दैट इज 98। इसको लिख देंगे ग्राम, और ग्राम पर मोल। ठीक है, बहुत बेसिक चीज है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज मोलैरिटी। क्या होती है मोलैरिटी, उसे समझते हैं। सो मोलैरिटी shows us the concentration of any solution। ये क्या शो करता है बेटा हमें? concentration उस solution का, and it is denoted by capital M। so what is the definition? Molarity is the number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution। कि 1 लीटर का कोई सॉल्यूशन है, लेट से कोई भी ये बकेट है, या लेट से ये फ्लास्क है, और इसमें 1 लीटर का सॉल्यूशन है। अब इस 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल्स सॉल्यूट है, वो है मोलरिटी। मतलब मोल्स और सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ये शो करता है। फॉर्मूला है मोलरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, बट ये वॉल्यूम हमेशा किस में होगा? लीटर्स में। क्लियर? सो जितना मोलरिटी इंक्रीज होगा उतना ही आपका कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। ठीक है। तो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस, सो दैट इन फॉर्मूलाज का आपको आइडिया भी मिलेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस फॉर्मूलाज कुछ और फॉर्मूलाज भी हम देखेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज calculate the molarity of solution containing 20 gram of sodium hydroxide in 500 ml of solution। अब हमें सिर्फ इतना पता है, molarity is equals to moles of solute divided by volume in liters। ये चीज हमें पता है। नाउ तो सबसे पहले वॉल्यूम है, बिल्कुल है सर, ये 500 ml, बट हमें किस में चाहिए? लीटर में। तो क्या करेंगे? वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे 1000 से। किसे डिवाइड करेंगे? 1000 से, तो लीटर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.5 लीटर। सो यहाँ पर वॉल्यूम आ गया हमारे पास। आप क्या फाइंड करना है? मोल्स। 20 ग्राम NaOH फाइंड कर सकते हैं आप, बिल्कुल, थोड़ी देर पहले तो सीखा है हमने। सो मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वेट 20 ग्राम, NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना होता है? 40। तो ये 40 ये हो जाएगा 1/2, तो इसको हम लिखते हैं 0.5। क्या लिखेंगे बेटा? 0.5। तो मोलरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स कितने हो गए? 0.5। वॉल्यूम कितना हो गया? 0.5। तो आंसर आ जाएगा हमारा, मोलरिटी कितना होगा? 1, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल M से। ठीक है। NaOH, सोडियम का मास होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तीनों को मिला देंगे तो 40 हो जाएगा। क्लियर? मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जितनी भी चीजें हम सीख रहे हैं सारी बेसिक चीजें, इन सभी को एड ऑन करके हम लास्ट में डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। Next, calculate the molarity of 9.8 H2SO4 dissolved to make 500 ml solution। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट करेंगे? लीटर में। 500 ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.5 लीटर। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था बेटा,
इसलिए मैं अब बेसिक कैलकुलेशंस नहीं करूंगा ना। ठीक है, फिर इसका मूल आप फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। आपने हमें ये बताया था गिवन वेट लिख दो, लिख दिया, और डिवाइड कर दो मोलर मास से। H2SO4 का मोलर मास होता है 98। कैसे होता है? 2 हाइड्रोजन, 32 सल्फर, और ऑक्सीजन है 16 इंटू 4, 16 इंटू 4, ये आ जाएगा 98। सो 98 किया तो ये हो गया 1/10। 1/10 को मैं लिख सकता हूँ 0.1। तो मोल्स आ गए, वॉल्यूम आ गए। अब लिख देते हैं हम मोलरिटी। सो मोलरिटी M इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, इज इक्वल्स टू मोल्स कितने हैं 0.1 सर, वॉल्यूम कितना है 0.5, कैंसल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा 1.5। 1.5 को हम लिख सकते हैं 0.2। सो इसकी मोलरिटी कितनी आ गई 0.20 m। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बट एक दो फॉर्मूलाज और देख लेते हैं। नेक्स्ट है टू फाइंड द मोलरिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड रिएजेंट लाइक कमर्शियल एसिड्स, जैसे HCl हो गया, ऐसी चीजें। तो इनमें मोलरिटी कैसे फाइंड करेंगे? या सर किसी क्वेश्चन में सिर्फ डेंसिटी दे के रखा है या मास परसेंट दे के रखा है, तो मोलरिटी कैसे फाइंड करेंगे? सो उसके लिए फॉर्मूला हमें याद रखना है, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय मास परसेंट मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज अगर आपको याद रहेंगे तो आप और चीजें अच्छे से कर सकते हैं। डन। एक और फॉर्मूला है, चलो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 10% HCl सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सो फॉर्मूला अभी हमने क्या देखा था, मोलरिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय मास परसेंट मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, नाउ मोलरिटी हमें फाइंड करनी है, डेंसिटी कितनी दे के रखी है 1.2, मास परसेंट कितना है 10 सर, और 10 से मल्टीप्लाई कर दो डिवाइडेड बाय मोलर मास। HCl का मोलर मास कितना होता है? H होता है 1, क्लोरीन होता है 35.5, तो हो जाएगा 36.5। फिर इसको और आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय 365। सो यहाँ पर फाइनल मोलरिटी कितनी आ जाएगी, अराउंड 3.29। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। डन। So this is how you can solve the molarity questions based on density and mass percent. नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जहां पर हमें फाइनल मोलरिटी निकालनी है जब टू एंड मोर देन टू सॉल्यूशंस को मिक्स किया हो, बट सब्सटेंस क्या होना चाहिए, सेम। सो इसका फॉर्मूला क्या है, MR, और समवेयर MF भी लिखा होता है मोलरिटी फाइनल, M1V1 प्लस M2V2 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस सो ऑन। फॉर्मूला है क्या, एक्चुअली इट इज मोलरिटी 1 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम 1 प्लस मोलरिटी 2 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम 2। ऐसे करके जितनी भी सॉल्यूशंस है उन सभी को आप लिख दीजिए, और नीचे लिख दीजिए टोटल वॉल्यूम। क्या लिख देंगे, टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 प्लस V3, जितने भी सॉल्यूशंस है वो, और आपकी फाइनल मोलरिटी आ जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं। 200 ml of 1 molarity of HCl is mixed with 300 ml of 2 molarity of HCl। सब्सटेंस देखो यहाँ पर दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, तो फाइंड कर सकते हैं। मोलरिटी इज इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। तो ही सॉल्यूशन है बेटा, इसलिए मैंने V1 M1 ही लिया है और M2V2 लिया है। लेट्स से ये M1 है, और सॉरी ये V1 है, और ये M1 है, ये V2 है, और ये M2 है। तो लिख देंगे 200 प्लस 1 प्लस 300 प्लस 2 डिवाइडेड बाय V1 कितना है और V2 कितना है, दोनों का सम 200 प्लस 300।
तो ये आ जाएगा 800 बाय 500, 0 0 कैंसल आउट, ये हो जाएगा 8/5, और 8/5 की वैल्यू होती है 1.6। तो यहाँ पर मोलरिटी कितनी आ गई? 1.6। क्लियर? सो अगर आपको फॉर्मूलाज याद है तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मोलरिटी। जब हमें नॉर्मलिटी दे के रखा है, सो ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। तो मोलरिटी इज इक्वल्स टू नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट फैक्टर। ये क्या है? इक्विवेलेंट फैक्टर। इक्विवेलेंट फैक्टर एसिड्स के लिए होता है बेसिसिटी, और बेसिस के लिए होता है एसिडिटी। अब इसका मतलब क्या है? देखो, अगर कोई एसिड दे के रखा है, लेट्स से कोई एसिड दे के रखा है, तो वो कितने H प्लस आयन रिलीज कर सकता है, तो वो है उसकी बेसिसिटी। और अगर कोई बेस दे के रखा है तो कितने OH माइनस आयन रिलीज कर सकता है। जैसे H2SO4 कितने OH H प्लस आयन रिलीज कर सकते हैं? 2, तो ये 2 उसका हो गया। और NaOH कितने OH आयन रिलीज हो सकते हैं? 1, तो इसकी एसिडिटी या इक्विवेलेंट फैक्टर कितना हो गया? 1। क्लियर? एक और फॉर्मूला है, ये उसी फॉर्मूला का थोड़ा मॉडिफाई किया है, कि जब सॉल्यूट का मास ग्राम में है और सॉल्यूशन मिलीलीटर में है, तो इन्होंने क्या किया, मिलीलीटर को 1000 से डिवाइड कर दिया, बस जो हमने किया। इसे ये है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, तो ये हो गया मोल, और V/100, यहाँ पे V/1000 होता है, तो 1000 ऊपर चले गए, तो ये हो गया आपका क्या? वॉल्यूम। बस दैट्स इट। सो कितने फॉर्मूलाज हैं मोलरिटी के? 1 2 3 4 एंड 5। तो प्लीज इन फॉर्मूलाज का स्क्रीनशॉट ले लें, या वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू, जैसा आपको ठीक लगे, बट आपकी कॉपी में नोट्स के साथ ये फॉर्मूलाज होना चाहिए। अभी हमने मोलरिटी के फॉर्मूला लिखे, और इसके पहले मोल्स के फॉर्मूला लिखे। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट मोलरिटी। नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे? अबाउट मोलरिटी। ठीक है, चलिए। सो समझते हैं मोलरिटी क्या होता है। मोलरिटी मेजर्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। क्या शो करता है ये? सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन। ये भी वही इस काम करता है, बट ये सॉल्वेंट के कंपेयर में करता है। जैसे हमने मोलरिटी की बात की थी, सो मोलरिटी क्या करता है, मोल्स तो होते हैं सॉल्यूट के, बट डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का। बट ऑन दी अदर हैंड मोलरिटी में क्या है, मोल्स होंगे, बट डिवाइड बाय क्या होंगे? सॉल्वेंट। और ये सॉल्वेंट किस में होगा? किलोग्राम में। तो बस ये कॉन्सेंट्रेशन के दो डिफरेंट तरीके हैं, एक में सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, एक में सॉल्वेंट फाइंड करते हैं। सेम फॉर्मूला, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय सॉल्वेंट, बट ये सॉल्वेंट किस में होगा? केजी में। तो मोलरिटी की यूनिट होगी मोल्स पर केजी, और मोलरिटी की यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर। बस, ठीक है। और मोलरिटी कैपिटल एम से शो करता है, मोलरिटी स्मॉल एम से हम शो करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है वही, जब सॉल्यूट का जो वेट है वो ग्राम में है और सॉल्वेंट भी ग्राम में है। तो ये ग्राम में था, इसको यहाँ पे हमने 1000 से डिवाइड किया किलोग्राम में करने के लिए, भी ऊपर पहुंच गया। और ये क्या है हमारा? मोल्स। देखो इसको ऐसा लिखा, मैं आपको समझाता हूँ ये फॉर्मूलाज कैसे बना देते हैं। यहाँ था N, डिवाइडेड बाय क्या था? सॉल्वेंट का मास। ठीक है, तो लेट से सॉल्वेंट का मास था, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट में S लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब N मतलब मोल्स को कैसे हम लिख सकते हैं? मोल्स को हम लिख सकते हैं WA/MA डिवाइडेड बाय WB/1000, क्योंकि किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो ये यहाँ पर हो जाएगा और ये ऊपर चले जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। एंड नथिंग एल्स, बस इतना आपको याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट फॉर्मूला है जब मास परसेंट दिया हो, सो मोलरिटी इज इक्वल्स टू मास परसेंट मल्टीप्लाइड बाय 1000, फिर 100 माइनस मास परसेंट इनटू MB, और यहाँ पर जो MB है वो है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये थर्ड फॉर्मूला है।
एक और फॉर्मूला है मोलरिटी और डेंसिटी वाला, सेम 1000 इंटू एम 1000 इंटू डी माइनस एम ए इंटू एम बी। क्लियर? ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। अब फॉर्मूलाज याद होंगे कैसे, बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन होता है। देखो, अब जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, उतने ज़्यादा फॉर्मूलाज आपको याद होते जाएंगे। हम एक सेपरेट लेक्चर अभी शेड्यूल करने वाले हैं, जिसमें मोल कंसेप्ट के लास्ट 5 to 10 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, उनके प्रैक्टिस सेशन रखेंगे। सो अगर आप एक ऐसा वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। ठीक है? लास्ट जो फॉर्मूला है मोलैलिटी का, वो है व्हेन रिलेटिंग टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। दैट मीन्स कि जहां पर मोल फ्रैक्शन दे के रखा है, जब भी बी आए ये सॉल्यूट के बारे में होता है, ए आई होता है सॉल्वेंट का। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है? सो ये सारे फॉर्मूलाज हैं, इसके भी 5 फॉर्मूलाज हैं। सो प्लीज इनका स्क्रीनशॉट आप ले लें और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे जब भी आपको टाइम मिले। ठीक है? आपकी कॉपी में सारे फॉर्मूलाज होना चाहिए। ठीक है? कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो और हमें समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है 20 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। किसमें बेटा? 180 ग्राम ऑफ वाटर में 20 ग्राम यूरिया डिजोल्व किया गया। तो मोलैलिटी फाइंड करेंगे। मोलैलिटी का फॉर्मूला है स्मॉल एम, स्मॉल एम इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का मास। तो एम ए लिख देता हूँ ना, सो दैट आपको इजी रहेगा, बट ये केजी में होना चाहिए। ठीक है? अब सॉल्वेंट का मास और मोल्स दोनों निकालना है। तो जो यूरिया डिसॉल्व किया गया है ना, मतलब यूरिया क्या है? सॉल्यूट। तो यूरिया सॉल्यूट मीन्स इसका मोल निकालना पड़ेगा। सो मोल का फॉर्मूला होता है गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। यूरिया का गिवन वेट कितना है? 20 ग्राम। यूरिया का मोलर मास कितना हो सकता है? 60 होता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। 2 नाइट्रोजन है, सो 2 नाइट्रोजन प्लस 4 हाइड्रोजन है प्लस एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है? 1 नाइट्रोजन एटम का वेट होता है 40, 2 का कितना हो गया? 28। 1 का होता है हाइड्रोजन का 1, तो 4 का हो गया 4, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो ये हो जाएगा 60 टोटल। ठीक है? सो मोल्स कितने आ गए? 1/3 इज इक्वल टू 0.33। अब 180 ग्राम है, इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? किलोग्राम में। क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे बाय 1000। सो ये आ जाएगा 0.18। सो वैल्यू पुट्स कर देंगे। मोल है 0.33, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है 0.18। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये आएगा 1.85 मोल्स पर केजी। क्या आएगा बेटा? मोल्स पर केजी। ये है आपका आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट पेन एंड पेपर का क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ सॉल्यूशन हैज अ मोलरिटी ऑफ 4, इफ 1 kg ऑफ वाटर इज यूज्ड, फाइंड द मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सो m molality is equals to volume by mass of solvent। अब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1, मोलैलिटी कितना है? 4, तो वैल्यू पुट कर दो n/1। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 4। तो आंसर क्या होना चाहिए इसमें? 4। और कुछ क्वेश्चंस करते हैं बढ़िया लेवल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज गिवन विथ 10%, सॉरी 10 ग्राम नहीं 10% है, वेट बाय वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड इज गिवन। सो मोलैलिटी फाइंड करेंगे। सर कैसे करेंगे? ना तो इसमें कोई वेट दे के रखा है, ना तो इसमें कोई वॉल्यूम दे के रखा है, कैसे करेंगे? तो डेंसिटी वाला फॉर्मूला हमें पता है, तो डेंसिटी वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। पहला तरीका। दूसरा तरीका, क्या हम यहाँ पे मोल्स निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। कैन वी फाइंड इट? यस, क्योंकि यहाँ पर 10% वेट बाय वेट है,
तो हम मानते हैं कि टोटल 100 ग्राम कोई चीज या कोई सॉल्यूशन होगा, उसमें से 10% NaOH है। 10% क्या है? NaOH। 10% NaOH है, मतलब यहाँ पर 10 ग्राम क्या प्रेजेंट होगा? NaOH। और 90% कोई अदर चीज है, तो 90 ग्राम कुछ और होगा। तो यहाँ पर सॉल्यूट हमें मिल गया 10 ग्राम, और सॉल्वेंट मिल गया 90 ग्राम। अब मोल्स ऑफ सॉलिड निकाल सकते हैं 10 ग्राम NaOH में, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कैसे? मोल्स लिखेंगे, गिवन वेट 10, मोलर मास NaOH का कितना होता है? 40, 1/4। तो मोल्स कितने हो गए? 0.25। बिल्कुल, मोलिलिटी का फॉर्मूला यही होता है, मोल्स बाय सॉल्वेंट मास। बट सॉल्वेंट का मास किस में होना चाहिए? केजी में। यहाँ पर कितना है? ग्राम में। क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड। सो 90/1000, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.09 आएगा। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो मोलिलिटी इज इक्वल टू 0.25 डिवाइडेड बाय 0.09। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2.78 मोल्स पर केजी। क्या आएगा बेटा? 2.78 मोल्स पर केजी। क्लियर? समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एक्वस सॉल्यूशन इज 0.10। क्या है बेटा? 0.10। तो यहां पर हमें फाइंड करनी है मोलैलिटी। अब मोल फ्रैक्शन हमें याद है, फॉर्मूला याद है, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, मैं अभी शॉर्ट में लिख देता हूं MF, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ, सॉरी, सॉल्वेंट। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास सिर्फ सॉल्यूट मतलब यूरिया का मोल फ्रैक्शन है। अब इतना एक कंसेप्ट आप याद रखिए, यहाँ पर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट मतलब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, दोनों का सम होता है 1। हमेशा दोनों का सम क्या होगा? 1। अब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन अगर 0.10 है, तो सॉल्वेंट का कितना होगा? तो अगर मैं इसको x मान लूँ, इसको मान लो 1, तो सॉल्वेंट का कितना आ जाएगा मोल फ्रैक्शन? 0.90। अब हमारे पास सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है, तो ये दोनों चीजें तो है हमारे पास। 1000 भी है मोल फ्रैक्शन और सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है। अब हमें क्या फाइंड करना है? मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास। अब सर सॉल्वेंट तो बताया ही नहीं हमें, अब क्या करें? सो देखो, यहाँ पर जब भी सॉल्वेंट मेंशन ना करें और उसकी जगह एक्वस सॉल्यूशन लिख दें, सो डायरेक्टली आप मान लेना कि एक्वस सॉल्यूशन क्या है? वाटर। क्या है बेटा? वाटर। और वाटर का मोलर मास कितना होता है? 80। बस, चारों चीजें हो गई, वैल्यू पुट करेंगे। मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, कितना है? 0.10 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0.90 इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 80। अब इसको कैलकुलेट करो, डिवाइड करो। ठीक है, पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आएगा आपका 6.17। यहाँ पर मोलैलिटी कितनी आ गई बेटा? 6.17। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉर्मेलिटी। सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? मोल, मोलरिटी और मोलैलिटी, ये तीन कंसेप्ट हमारे यहाँ पर क्लियर हो गए। जो फोर्थ अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी भी कॉन्सेंट्रेशन है, बट बाय द नंबर ऑफ रिएक्टिव इक्विवेलेंट्स पर लीटर। दैट मीन्स कि ग्राम इक्विवेलेंट हम निकालेंगे सॉल्यूट का, किसमें? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। और नॉर्मेलिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से।
ठीक है, फॉर्मूला क्या है? नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? जो भी सॉल्यूट देख के रखा है उसका मोलर मास निकाल लेंगे और उसके इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे बेटा? इक्विवेलेंट वेट से। अभी इक्विवेलेंट वेट क्या है सर, उसको समझते हैं। इक्विवेलेंट वेट इज द मास ऑफ सब्सटेंस जो एग्जैक्टली रिएक्ट करता है जो एग्जैक्टली क्या करता है बेटा? रिएक्ट करता है। तो उसका फॉर्मूला है इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो एन फैक्टर का मतलब है कि वो कितने एच आयन रिलीज करेगा, कितने ओ एच आयन रिलीज करेगा एसिड एंड बेस के लिए रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। जैसे H2SO4 कितने एच आयन रिलीज करेगा? 2, तो इसका एन फैक्टर हो गया 2। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने OH आयन रिलीज करेगा? 1, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 1। क्लियर? मोलरिटी के साथ इसका क्या रिलेशन है? नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। जो भी हमने पढ़ा, एसिड के लिए एच आयंस और बेस के लिए ओ एच आयन, जितने रिलीज करेगा उतना आप लिख देंगे आप। ये सेकंड फॉर्मूला है। नेक्स्ट फॉर्मूला है जब हम दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे या न्यूट्रलाइज करेंगे। दो सॉल्यूशंस को क्या करेंगे बेटा? या तो मिक्स करेंगे या न्यूट्रलाइज करेंगे। दैट मीन्स कि एक एसिड होगा और एक क्या होगा यहाँ पर? बेस। जब ये होगा तो एक फॉर्मूला यूज करेंगे, N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। यहाँ पर N है नॉर्मलिटी, V है वॉल्यूम। ठीक है, तो नॉर्मलिटी के फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए। फाइनल फॉर्मूलाज देख लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 5 फॉर्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट है फॉर नॉर्मलिटी। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट और पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन योर रिस्पेक्टिव कॉपीज। चलिए, तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो जहां पर आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहला है 20 ml of HCl requires 10 ml of NaOH of 2 normality. Find the normality of HCl. तो यहाँ पर HCl का मतलब है ये है एसिड और NaOH का मतलब है बेस। तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन। और न्यूट्रलाइजेशन के लिए फॉर्मूला होता है N1V1 is equals to N2V2। सॉल्व करते हैं। तो एसिड को हमेशा आप मानो N1, है ना? तो N1V1 is equals to N2V2। N1HCl हमें फाइंड करना है, तो ऐसा कैसा लिख देंगे? V1 कितना है? 20 मल्टीप्लाइड बाय 20। N2 कितना है? 2। वॉल्यूम कितना है? V2 10, 10 लिख देंगे। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 1। सो N1 आ गया 1, मतलब HCl की जो नॉर्मलिटी है वो कितनी है बेटा? 1। क्लियर? बस मैं वही आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको बेसिक्स पता है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, वो आपको पता है, कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं और बहुत इजी टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी। कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ 0.5 m H2SO4। m मतलब मोलरिटी। तो यहाँ पे मोलरिटी दे के रखा है, दैट मीन्स एक फॉर्मूला यूज करेंगे, नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। बस डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू m, m कितना है? 0.5, 0.5। अब एन फैक्टर देखना है, ये एसिड है बेस है, एसिड है सर, कितने H प्लस आयन रिलीज करेगा? 2, तो इसकी बेसिसिटी या एन फैक्टर कितना हो गया? 2। सो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो आंसर आएगा 1। तो इसकी भी नॉर्मलिटी कितनी हो गई बेटा यहाँ पे? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 is dissolved to make 500 ml of solution. Find normality. कैसे करेंगे? सोचो। नॉर्मलिटी और मोलरिटी। तो देखो यहाँ पर सॉल्यूट के बारे में देके रखा है, तो यहाँ से मैं मोल्स फाइंड कर लूंगा। ये वॉल्यूम देके रखा है,
तो मोल्स और वॉल्यूम, तो मोलरिटी निकाल लूंगा। ठीक है, अब मोलरिटी आ गई, H2SO4 पता है, तो n फैक्टर आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी, है ना। तो करते हैं, सबसे पहले हम इसके मोल्स फाइंड करते हैं। मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन वेट 4.9 डिवाइडेड बाय मोलर मास। H2SO4 का मोलर मास कितना है, 94, सॉरी 98, सो आई विल राइट ओवर हियर 98, पॉइंट हटेगा, जीरो लगेगा तो ये हो जाएगा 1/20, 1/20 मतलब 0.05। सो मोल्स कितने आ गए, 0.05। अब वॉल्यूम कर लेते हैं, वॉल्यूम हमेशा किस में होना चाहिए, लीटर में। सो 500 ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 0.5 लीटर। तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम। मोलरिटी फाइन कर लेते हैं, मोल्स बाय वॉल्यूम। मोल्स कितना है, 0.05, वॉल्यूम कितना है, 0.5, तो जाएगा 1/10 इज इक्वल टू 0.1। तो यहाँ पर मोलरिटी आ गई हमारी 0.1, एन फैक्टर कितना है, 2, तो नॉर्मलिटी लिखेंगे मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। मोलरिटी कितनी है, 1, 0.1, और एन फैक्टर कितना है, 2। तो आंसर क्या होगा हमारा, नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू 0.2। समझ में आया, बहुत बेसिक। अब देखो यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें यूज की, यहाँ पर हमने मोल और मोलरिटी दोनों को यूज किया, क्या फाइंड करने के लिए, नॉर्मलिटी फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एम्पेरिकल फार्मूला। क्या होता है एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला बेटा किसी भी फार्मूला का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है। किसी भी फार्मूला का क्या होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। जैसे एक कंपाउंड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, H2O2। अब किसी भी फॉर्मूला को जब हम एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ना, होल नंबर रेशियो में, तो वो बन जाता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप देखो H2O2 है, मतलब H के 2 एटम है और O के भी 2 एटम है। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1:1, मतलब HO हो जाएगा। अब ये H और O और सिंप्लीफाई हो सकते हैं, इज इट पॉसिबल, नहीं सर। तो जो फाइनल बचा है लास्ट सबसे मिनिमम, तो वो बन जाएगा आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। सिमिलरली फॉर बेंजीन, 6 डिवाइड हो जाएंगे तो बचेगा ओनली 1, तो CH। अब यहाँ पे 6 है, 12 है, 6 है, तो 1:1 के रेशो में आ जाएगा। तो 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा CH2O। समझ में आया, ये है आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये समझने में है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो समझते हैं। So there are 5 steps to solve or find empirical formula. First step, write percentage और mass of each element. इसका मतलब है कि जो भी परसेंटेज है ना, उसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर लो। किसमें कन्वर्ट कर लो बेटा, परसेंटेज से ग्राम में। फिर जो मास आएगा उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लो। थर्ड स्टेप, जितने भी मोल्स आए हैं उसमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट है उनसे सभी मोल को डिवाइड कर दो, तो एक होल नंबर रेशो आएगा, और जो रेशो आएगा उससे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आ जाएगा लास्ट में एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, सो सबसे पहले तो मैं इसको क्लियर करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करना है, 5 स्टेप्स एज इट इज लिखना है। ठीक है, एक और फॉर्मूला याद रख लें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। एन, एन इज मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। सर ये एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या है, समझो। लेट्स से C2H4, एक जनरली हम मानते हैं, ऐसा होता नहीं बट मान लो C2H4 करके एक कोई कंपाउंड प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो मास होगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास क्या होगा, C2 है तो 12 2 24 प्लस 4 28, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना हो गया, 28। अब
इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? सिंपलेस्ट रेशियो में डिवाइड कर देंगे, 2:4 है तो ये क्या होगा 1:2। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा CH2। क्या हो जाएगा बेटा CH2। और इस CH2 का जो मास है वही क्या हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। कैसे फाइंड करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास? C कितना है 12, H कितना है 2, तो ये क्या हो जाएगा 14। सो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना हो गया 14 और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना हो गया 28। तो जो N है आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। मोलर मास 28, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास 40, डिवाइड करेंगे आ जाएगा क्या 2। आ गया 2। अब इस 2 को जब आप एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या था एम्पेरिकल फॉर्मूला? सर CH2 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 2 से। तो C को मल्टीप्लाई करेंगे तो C2, H को करेंगे तो H क्या हो जाएगा 4, H4। आ गया सेम। बस बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको और चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। A compound contains 40% of hydrogen, 6.67% hydrogen and 53.33% ऑक्सीजन। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड करें। तो पहला स्टेप क्या है यहाँ पे? राइट परसेंटेज और मास ऑफ एलिमेंट। तो हम ये मानते हैं कि 100% की जगह ये है 100 ग्राम। क्या है बेटा? 100% की जगह क्या है 100 ग्राम। तो जो कार्बन 40% था तो कितना हो जाएगा 40 ग्राम। हाइड्रोजन कितना था 6.67%, तो क्या हो जाएगा 6.67 ग्राम। और ऑक्सीजन कितना था 53.33, तो क्या हो जाएगा 53.33 ग्राम। तो ये आ गया हमारा स्टेप नंबर 1। क्या हो गया स्टेप 1 कंप्लीट। अब स्टेप 2 क्या है? कन्वर्ट द मास इनटू मोल्स। मास को किस में कन्वर्ट करना है? मोल से। कैसे करेंगे? मोल का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो कार्बन का जो गिवन या अवेलेबल मास है उसको मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। कार्बन 40/12, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, तो ये आएगा 3.33। हाइड्रोजन का है 6.67, मोलर मास होता है 1, तो ये वापस आ जाएगा 6.67। एंड ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो अवेलेबल से 16 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.33। तो ये हो गया हमारा स्टेप 2 कंप्लीट। ये क्या होगा बेटा हमारा स्टेप 2 कंप्लीट। मास से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया मोल। स्टेप 3 क्या बोल रहा है? ऑल द मोल्स वर डिवाइडेड बाय द स्मॉलेस्ट मोल। 3 मोल है, इसमें से स्मॉलेस्ट क्या है 3.33, तो सबको डिवाइड कर देंगे। तो कार्बन के लिए 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33, तो ये आ जाएगा 1। हाइड्रोजन का कितना है 6.67 डिवाइडेड बाय 3.33, तो ये आएगा अप्रोक्सीमेट 2। और ऑक्सीजन का कितना है 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33, तो ये आ गया 1। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 3 कंप्लीट। 4 क्या बोल रहा है? एक सिंपल होल नंबर रेशियो निकालो। सो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आया 1:2:1। तो ये हो गया हमारा स्टेप 4। अब फाइंड करते हैं स्टेप 5, एम्पेरिकल फॉर्मूला। कुछ नहीं, इन रेशियो को एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो C को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा C, H को 2 से करेंगे तो ये बन जाएगा H2, O को 1 से करेंगे तो क्या बन जाएगा O। तो फाइनली क्या बन गया यहाँ पर CH2O। सो ये है हमारा फाइनल कंपाउंड और यही हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्लियर हो गया बेटा? इसमें डाउट किसी को? बस 5 स्टेप आपको करना है। डन। चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टाइशियोमेट्री। ये क्या है? ये बेसिकली क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप शो करता है। ये बताता है कि एलिमेंट्स कितने फॉर्म होंगे, मींस कितना रिएक्टेंट यूज होगा तो कितना प्रोडक्ट बनेगा। काइंड ऑफ ये स्केल की तरह होता है ये। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले जो गिवन क्वांटिटीज है उनको मोल्स में कन्वर्ट करो, मोल से मोल रेशियो में कन्वर्ट करो। जो मोल रेशियो आया उससे डिजायर्ड मोल्स फाइंड करेंगे और डिजायर्ड क्वांटिटी मिल जाएगी। सर ये सुनने में तो बढ़िया लग रहा है बट समझ में नहीं आया। देखो एक क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आएगा।
फाइंड द मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड बाय 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। सो हमारे पास क्या है बेटा, एक केमिकल रिएक्शन है। क्या है? केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन में ये हमारा रिएक्टेंट और ये क्या है? हमारा प्रोडक्ट। अब उसमें बोल रहे हैं कि 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट किया तो कितना वाटर प्रेजेंट होगा। बस आप इतना याद रखो कि जितना रिएक्टेंट का मोल है उतना ही मोल किसका होगा? प्रोडक्ट का। ठीक है, तो पहले तो हम रिएक्टेंट हाइड्रोजन का मोल निकाल लेते हैं। 4 ग्राम मतलब गिवन मास, और मोलर मास कितना होता है H2 का? 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो मोल्स कितने आ गए? 2। सो 2 मोल्स हाइड्रोजन रिएक्ट किया, तो H2O भी कितना होगा? 2 मोल्स। H2O भी कितना होगा? 2 मोल्स। अब हमें पता है N इज इक्वल्स टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोल हमें पता है कितने हैं? 2। गिवन वेट फाइंड करना है। H2O का मोलर मास कितना होता है? 18। तो 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे। सो जो रिक्वायर्ड मास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 36 ग्राम। कितना होगा बेटा? 36 ग्राम। तो मैं आपको फिर से समझाता हूँ। ये रिएक्टेंट है, 4 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है हमारे पास, और H2O हमें फाइंड करना है कितने ग्राम प्रोड्यूस हुआ। तो जितना रिएक्टेंट का मोल है उतना ही मोल कितना किसका होगा? प्रोडक्ट का। ठीक है, तो H2 का मोल निकाल लेंगे, डिवाइड 2 कैसे करेंगे? तो 2 मोल्स H2 यूज हुआ है, तो प्रोडक्ट भी कितना बनेगा? 2 मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, अब मोल है हमारे पास, मोलर मास है, तो गिवन वेट निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? N इज इक्वल्स टू वेट बाय मोलर मास। N की वैल्यू कितनी है? 2 सर। वेट हमें फाइंड करना है, और मोलर मास कितना होता है H2O का? 18। तो वेट कितना आ गया? 36 ग्राम। समझ में आया? इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। एक और क्वेश्चन कराते हैं। 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2। कि अगर 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट यूज हो रहा है रिएक्शन में तो कितना मोल CO2 बनेगा। तो इस 50 ग्राम को अगर हम मोल में फाइंड कर लें तो जो रिएक्टेंट का मोल है वही मोल किसका होगा? प्रोडक्ट का। बिल्कुल सर। तो मोल ऑफ CaCO3 क्या करेंगे? गिवन वेट 50 ग्राम बाय मोलर मास ऑफ CaCO3। CaCO3 का मोलर मास कितना होगा? होता है 100। कैसे समझो? कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, बट कितने एटम है? 3। तो जब इनका सम करोगे क्या आ जाएगा? 100। सो मोल्स कितने आ गए? 0.5। सो कैल्शियम कार्बोनेट में 0.5 मोल्स है, CO2 भी कितना फॉर्म होगा बेटा? 0.5 मोल। और यही आपका आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। क्या होता है? कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है उसमें जो एलिमेंट, जो भी रिएक्टेंट सबसे पहले कंज्यूम होके खत्म हो जाएगा और जो रिएक्शन को लिमिट कर देगा, रोक देगा, वो है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। वो क्या है आपका? लिमिटिंग रिएजेंट। और जो बच जाएगा आखिरी में वो क्या है आपका? एक्सेस रिएजेंट। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मेरे पास दो रिएक्टेंट है A प्लस B, और दोनों मिलकर बनाते हैं C। अब A 10 ग्राम यूज होता है, B भी 10 ग्राम यूज होता है, और दोनों मिलकर 10 ग्राम C बनाते हैं। ये आइडियल केस में ऐसा होता है। अभी मेरे पास लेट्स से A और B मान लेता हूं। A है 50 ग्राम और B है 30 ग्राम। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या करेंगे? 10 ग्राम A 10 ग्राम B, तो C बन जाएगा। फिर 10 ग्राम A 10 ग्राम B, फिर C बन जाएगा। फिर 10 ग्राम ये 10 ग्राम ये C बन जाएगा। तो थर्ड स्टेप तक 30 ग्राम A कंज्यूम हो गया और 30 ग्राम B कंज्यूम हो गया। तो A बचा है 20 ग्राम, B खत्म हो गया, जीरो बन गया। अब रिएक्शन आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, क्योंकि B तो खत्म हो गया है। तो B ने रिएक्शन को रोक दिया है और B कंज्यूम हो गया कंप्लीटली।
तो इस रिएक्शन में जो बी है वो क्या है हमारा बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या है बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट। और जो एक्स्ट्रा बच गया है ए, वो क्या है हमारा, एक्सेस रिएजेंट। समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। एक और एग्जांपल है, एक सैंडविच को बनाने के लिए 2 ब्रेड स्लाइस आर यूज्ड अलोंग विथ 1 चीज स्लाइस। ठीक है, अब हमारे पास 10 ब्रेड के स्लाइस हैं और 10 चीज के स्लाइस है। अब 10 सैंडविच 10 ब्रेड स्लाइस है तो इससे 5 सैंडविच बन सकते हैं, और 10 चीज स्लाइस है तो 10 सैंडविच इससे बन सकते हैं। ठीक है, एक सैंडविच बनाने में एक स्लाइस, तो 5 सैंडविच तक तो ब्रेड चल जाएंगे, फिर 5 सैंडविच का ब्रेड खत्म हो जाएंगे और सिर्फ क्या बचेंगे, चीज। तो जो पहले खत्म हो गया और जिससे अब सैंडविच आगे नहीं बन पाएगा वो है ब्रेड। तो ब्रेड क्या होगा हमारा, लिमिटिंग रिएजेंट, और चीज क्या हो गया हमारा, एक्सेस रिएजेंट। समझ में आ गया। तो बस इतना याद रखो, जो पहले खत्म हो जाए और जिससे रिएक्शन रुक जाए वो लिमिटिंग रिएजेंट, जो बच जाए वो क्या है आपका, एक्सेस रिएजेंट। क्वेश्चंस करते हैं तो और समझ में आएगा आपको। अमोनिया बना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, और इसमें 5 मोल ऑफ नाइट्रोजन और 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन यूज किए गए। इसको और दूसरे तरीके से समझते हैं कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया एंड अमोनिया फॉर्म किया। अब इस रिएक्शन में 5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट किया। तो आपको बताना है कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन सा एक्सेस रिएजेंट है, कितने मोल्स अमोनिया फॉर्म हुआ है और कितने मोल्स एक्सेस रिएजेंट बचा हुआ है। ठीक है, तो करें सॉल्व, इसको करते हैं बिल्कुल। रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 gives us 2NH3। ठीक है, और यहाँ पर 5 मोल नाइट्रोजन प्रेजेंट है और 12 मोल क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, लिमिटिंग रीजन फाइंड करने के दो तरीके। पहला तरीका कंपेयर करेंगे। पहला तरीका क्या है बेटा, जब हम कंपेयर करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे समझो। किसी भी एलिमेंट के आगे जो नंबर लिखा होता है उसको कहा जाता है स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोला जाता है, स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे हाइड्रोजन के आगे 3 है तो 3 क्या होगा, स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसके आगे अमोनिया के आगे 2 है तो ये है स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जिसके आगे कुछ भी नहीं होता है तो हम मान लेते हैं वहां पर 1 है स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या है बेटा, स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं रिएक्शन का रेट। तो यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन क्या है 3, और ये दोनों मिलकर कितना प्रोड्यूस करते हैं, 2 रेशियो। तो 1 यूनिट नाइट्रोजन अगर है तो 3 यूनिट कितना क्या लगेगा, हाइड्रोजन। तो रिएक्शन कंप्लीट होगी। ठीक है, अब हमारे पास कितना है, 5 मोल है नाइट्रोजन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हाइड्रोजन कितना मोल लगना चाहिए, फटाफट बताओ, 3 टाइम्स होना चाहिए। तो हाइड्रोजन कितना मोल होना चाहिए, 15 मोल। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास कितना मोल है, सिर्फ 12 मोल। तो जो कम है, जिसके खत्म होने से रिएक्शन रुक जाएगी, तो वो क्या है हमारा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट, हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आ गया। तो पहला तरीका तो ये, जब आप कंपेयर कर सकते हो। दूसरा स्टैंडर्ड तरीका, जो इसको हम बेसिक तरीका कहते हैं, उसको फाइंड करते हैं। According to question, 5 mole of nitrogen is present and 12 mole of hydrogen is present. तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मोल रेशियो। क्या फाइंड करेंगे, मोल रेशियो। मोल रेशियो को फाइंड करते हैं मोल डिवाइडेड बाय स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो आगे का नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ से लिखता हूँ मैं, मोल डिवाइडेड बाय स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो फॉर नाइट्रोजन कितने मोल है, 5 मोल। स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे, 1। हाइड्रोजन कितने मोल है, 12। स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 3, तो 3 लिख देंगे। फाइनल रेशियो क्या आएगा, 5। इसको करेंगे 4, तो 5 रेशियो 4। अब इस रेशियो में जो कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। कम क्या है, 4। 4 किसका है, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन क्या होगा यहाँ पर, लिमिटिंग रिएजेंट।
हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो हाइड्रोजन हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, तो एक्सेस रिएजेंट क्या हो गया नाइट्रोजन। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं अमोनिया में, तो बस इतना याद रखो जितने मोल्स लिमिटिंग रिएजेंट के हैं उतने ही मोल कितने किसके बनेंगे प्रोडक्ट के बनेंगे। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए अगला स्टेप क्या होगा, दोनों के मोल रेशो को कंपेयर करेंगे ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट और ऑफ प्रोडक्ट। मोल रेशो क्या हो गया मोल बाय स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मोल कितना है 12, स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 3 इक्वल्स टू प्रोडक्ट में मोल्स कितने हैं नहीं पता, n लिख देंगे। स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आप फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इधर चले जाएगा, ये हो जाएगा 24/3 इक्वल्स टू n। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 8 मोल्स आ गए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि कितने मोल्स अमोनिया बना बेटा 8 मोल अमोनिया बना। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे मैं आपको सिखा देता हूँ कि ग्राम वाइज कितना बना है नाइट्रो अमोनिया वो भी फाइंड कर सकते हैं। अब 8 मोल्स क्या बना है NH3, 8 मोल्स NH3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल लीजिएगा, मैं तरीका बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है N इज इक्वल्स टू वेट बाय मोलर मास। मोल कितने हैं 8, यहाँ पर लिख देंगे 8। वेट हमें फाइंड करना है और मोलर मास का अमोनिया का कितना होता है 17, नाइट्रोजन 4 और हाइड्रोजन 3, तो 17। तो वेट कितना आ जाएगा 8 को 17 से आप जो भी मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आपका आंसर आएगा वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, 136 के समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, सो ये हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट। लास्ट टॉपिक है परसेंट यील्ड। परसेंट यील्ड क्या होता है कि जब हम एक्चुअल यील्ड को थियोरेटिकल यील्ड से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंट यील्ड आ जाता है। तो क्या आ जाता है बेटा परसेंट यील्ड आ जाता है। सो एक्चुअल यील्ड क्या है द अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम लैब। दूसरा क्या है थियोरेटिकल यील्ड, ये क्या शो करता है इट इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम स्टोइचियोमेट्री। जैसे एग्जांपल है एक रिएक्शन हुआ जिसमें थियोरेटिकली क्या बना 36 ग्राम हाइड्रोजन बना, बट एक्चुअल में कितना बना 28 ग्राम। ठीक है, तो रियल में कितना परसेंट बना है वो हम फाइंड कर लेंगे। तो 28.88 इंटू 36 ग्राम, तो इसको निकाल के आएगा हमारा 80%। और 80% क्या शो करता है दैट मीन्स कि रिएक्शन 80% ही एफिशिएंट है, 100% एफिशिएंट नहीं है। क्लियर। सो एक एग्जांपल क्वेश्चन है, ये है आपका होमवर्क, इसको आपको करके लेकर आना है नेक्स्ट क्लास में, और जब आपका आंसर आए प्लीज कमेंट में आंसर आप लिख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अब इस लेक्चर के बाद हम एक कंप्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम थियरी नहीं डिस्कस करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सो थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।